नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारतीय शिक्षा के लिए जो आयोग समिति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो हम इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। जो आज़ादी के बाद जो भी प्रयास किए गए हैं शिक्षा को लेकर, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उसका नीचे लिंक दिया गया, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो आयोग कमीशन जो गठित हुए थे शिक्षा को लेकर, उसके लिए भी एक वीडियो दी गई है, उसका भी नीचे लिंक दिया गया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप नीचे जाकर नीचे दिए गए लिंक में इनको जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। देख लेते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान, यानी शिक्षा के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए मौलिक अधिकारों के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर, और जो आपके ये होते हैं ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, तो इन तीनों में क्या शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। तो इसमें हम बात करेंगे इन तीनों में भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन के ऊपर भी बात करेंगे हम। कोठारी कमीशन में क्या क्या बात की गई है शिक्षा को लेकर। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस पर बात करेंगे। यशपाल समिति के बारे में बताएंगे आपको, और जो साथ ही साथ शिक्षा के लिए जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। देखिए दोस्तों, जो नवीन सरकार बनी थी हमारी, उसके समक्ष एक चुनौती थी शिक्षा को लेकर, यानी कि काफी चुनौतियां थी। उनमें से एक चुनौती ये थी कि जनता को शिक्षित कैसे किया जाए। तो भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए जो प्रयास किए गए उनमें से पंचवर्षीय योजना में क्या शिक्षा को शामिल किया गया। पंचवर्षीय योजना क्या थी, 5 वर्ष के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते थे कि इन 5 वर्षों में हम इन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे जो शुरू की पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, कृषि को शामिल किया गया था, फिर उद्योगों को शामिल किया गया था। तो इसी प्रकार की शिक्षा को भी शामिल किया गया था इन पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जो संवैधानिक जो प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों में शिक्षा को शामिल किया गया। अब मौलिक अधिकारों में किस तरह शामिल किया गया इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार, देखिए क्या होता है कि नागरिकों को जो 7 अधिकार दिए गए थे भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में, इनमें से जो 7वां आपका जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। उनमें से जो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 86वें संविधान संशोधन करके, इसमें जो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में क्या करा, 21 कै जोड़ा गया। 21 कै आपका क्या कहता है, 21 कै जोड़ा गया। इसमें क्या करा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो आपसे अगर अनुच्छेद 21 कै पूछ लेगा तो आप बता देंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब ये अनुच्छेद 28 क्या है, अनुच्छेद 28 क्या जान लेते हैं। अनुच्छेद 28 हमारा कहता है कोई भी राज्य विधि से जो भी संस्था चल रही है उसमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं होगा, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 ये कहता है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी संस्था में क्या जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों का क्या नामांकन करवाया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा, यानी कि जो भी आपके अल्पसंख्यक हैं वो क्या शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 30 आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में बात कर लेते हैं। रिट याचिकाओं के माध्यम से भाग 3 के उल्लंघन पर न्याय की मांग की जा सकती है। अब ये अनुच्छेद 32 क्या, अगर कोई भी अनुच्छेद यानी कि पालन नहीं कर रहा, सरकार किसी भी नागरिक का जो अधिकार है उसको छीन रही है, तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या वो न्यायालय में अपने अधिकार की मांग कर सकता है। और अनुच्छेद 350 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है अनुच्छेद 350 क्या कहता है, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अनुच्छेद कौन सा, तो आप बता देंगे अनुच्छेद 350 क्या है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए, क्या कहता है, हिंदी भाषा को आपकी अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है, हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन किया जाए। तो आपके ये सारे मैंने अनुच्छेद बता दिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है उसके बाद भी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अब देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देख लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ये सरकार को क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए होते हैं। ये कहाँ से लिया गया था, आपके आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए। इसमें भी शिक्षा को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 45 है वो भी इसी बात को करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो ये भी आपका इसमें नीति निर्देशक तत्व में भी क्या शिक्षा को शामिल किया गया। उसी के साथ मौलिक कर्तव्य 51 के है जो आपके एक नागरिक की ड्यूटी होती है, मौलिक कर्तव्य होता है। उसमें क्या कहा गया है कि सभी अभिभावकों माता पिता का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो मौलिक कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम जारी किया गया, इसमें क्या निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो आपके ये सारे जो संविधान से संबंधित हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में, ये क्या सभी में शिक्षा के महत्व को शामिल किया गया और शिक्षा के लिए कार्य किया गया है। अब देख लेते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ये विश्वविद्यालय आयोग कब बना है, 1948 में। सबसे पहले आप क्या जानेंगे, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग बना। ये क्या था, उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया। जो आपकी हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया। इसके अध्यक्ष जान लेते हैं कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ तो आप बता देंगे, किससे संबंधित था ये भी बता देंगे। जो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसी के साथ 1952-53 में मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए सुधार से संबंधित था। जो ये आपका 1952-53 में मुदालियर आयोग था, ये किससे था, माध्यमिक शिक्षा के सुधारों से संबंधित था। अब जान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आयोग। आप पढ़ेंगे इसमें भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन। क्या, भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन। ये देखिए दोस्तों 14 जुलाई 1964 को ये बना था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। ये आपके पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अब इसमें क्या था, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तीनों स्तर की शिक्षा के सुधार के लिए गठित किया गया। यानी कि तीनों जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों जो हमारी शिक्षा के स्तर होते हैं उनको लेकर उनके सुधारों के लिए गठित किया गया। अब इसमें जो बातें की गई हैं उसको जान लेते हैं। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। विद्यालय स्तर पर अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए प्रयास किए गए। देखिए ये आपका जो अपव्यय अवरोधन की एक समस्या होता है, इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये इस आयोग में कहा गया। ये इसमें कहा गया छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। यानी कि अगर बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो हमें क्या, छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, यानी कि स्कॉलरशिप। क्या, छात्रवृत्ति क्या होती है आपकी, स्कॉलरशिप। इसी के साथ साथ कहा गया है शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। क्या करा जाए, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। कोठारी कमीशन की सिफारिश पर ही भारत सरकार ने 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका जो है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर लागू की गई तो आप बता देंगे कोठारी कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दौलत सिंह कोठारी आयोग और कमीशन आपको मैंने सारे जो पॉइंट थे इसके बता दिए हैं। अब देख लेते हैं 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी लागू हो गई थी। अब इसमें जो सिफारिश की गई थी और जो इसमें शामिल किया गया था वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी कि निःशुल्क, फ्री और अनिवार्य यानी कि जरूरी शिक्षा हो की व्यवस्था हो। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो, यानी कि जो स्कूलों में क्या जो लोकल लैंग्वेज है वो शिक्षा का माध्यम हो। त्रिभाषा सूत्र लागू हो। कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो। समान स्कूल पद्धति का आरंभ हो। अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट आपको दे देता है तो आप इसमें 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑप्शन में जो लगा देंगे।
अब क्या होता है, 1979 में शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया गया किंतु लागू नहीं हुआ। क्या हुआ था, गवर्नमेंट का जो परिवर्तन हो गया था, इस वजह से क्या ये ड्राफ्ट लागू नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। क्या हुआ, 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। अगर आपसे एक ऑप्शन में ये दे देगा तो आप इसको भी लगा देंगे। अब देख लेते हैं जो दूसरी शिक्षा नीति हमारी बनी 1986 में। उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी। तो अब 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या सिफारिश की गई, वो जो इसमें शामिल किया गया उसको जान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, कैसी होनी चाहिए, इसमें अगर पॉइंट आपको पॉइंट देखते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या दे देगा, क्रम से लगाने के लिए दे देगा। जो आपकी शिक्षा नीति है, आयोग हैं और प्रोग्राम है, इनको क्या क्रम में लगाने के लिए दे देगा, या आपको ऑप्शन में दे देगा ये पॉइंट किस शिक्षा नीति से या किस आयोग से लिया गया है। तो आप इसको देखते हुए चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। गतिविधि शिक्षा का आधार हो, यानी कि एक्टिविटी होनी चाहिए शिक्षा में। छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। आप देखिए दोस्तों, अगर आपको एक ऑप्शन में दे देता है कि किस आयोग या किस समिति या शिक्षा नीति में छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना करने के लिए कहा गया, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से देखी होगी, 1986 की नई शिक्षा नीति में इसको कहा गया कि छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने के स्थान पर अंकों इसमें कहा गया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान ना हो, अंकों के स्थान पर क्या ग्रेड दिए जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी इसमें क्या बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या था, 2 कमरे 2 शिक्षक अवश्य होने चाहिए। तो 1986 की नीति आपको समझ में आ गई होगी। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्या होता है, इसका क्या संशोधन किया जाता है। 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें संशोधन किया जाता है। 1990 में राम मूर्ति जी की अध्यक्षता में इसमें संशोधन हुआ। तो जो संशोधन के द्वारा जो पॉइंट दिए गए उसको जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया गया है। अब इसमें क्या कर दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार कर दिया गया। 3 कमरे और 3 अध्यापक शामिल किए जाने चाहिए। विद्यालय में कम से कम 50% अध्यापक महिलाएं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, संस्कृत भाषा के प्रसार पर बल दिया जाए, यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है इसके जो महत्व को समझा जाए, इसका प्रसार पर बल दिया जाए। कंप्यूटर शिक्षा प्रक्रिया का अंग हो। कंप्यूटर शिक्षा क्या हो, शिक्षा का प्रक्रिया का एक अंग होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, कंप्यूटर शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन में वृद्धि हो। शिक्षा के जो शिक्षा पर खर्च है वो राष्ट्रीय आय का कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। ये इसमें शामिल किए गए। अब देख लेते हैं जो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यशपाल समिति। ये देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा हुआ, शिक्षा बिना बोझ के। अगर आपसे कह देगा कि टाइटल क्या था यशपाल समिति का, तो आप बता देंगे शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि बोझ नहीं लगनी चाहिए, ऐसी शिक्षा में बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए। 1992 से 1993 में ये बनाई गई। अब इसके बारे में जो सिफारिश की गई यशपाल समिति में, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, यशपाल थे। कौन थे, डॉक्टर यशपाल थे। तो यशपाल समिति की जो मुख्य सिफारिश थी वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए स्कूल बस्ते का औसत भार कितना होना चाहिए, 4 किलो। कितना होना चाहिए, 4 किलो। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। गणित को रटने के बजाय समझाना बच्चों को। क्या, गणित को हमें रटवाना नहीं, उनको समझाना है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक अनुपात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो 1:40 के बजाय 1:30 होना चाहिए। यानी कि 30 बच्चों पे कितना, मैं आपसे कहूँ 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। इस समिति में ये बात की गई। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है इसका, कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कोई गृह कार्य ना दिया जाए। अब इसके बाद जो कुछ प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, उनको जान लेते हैं। ये देखिए, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना,
इसमें देखिए बच्चों को आपको दिख रहा होगा स्कूल की प्राथमिक स्कूल के बच्चों को क्या पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 अगर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कब लागू हुई तो 15 अगस्त 1995 को ये सिफारिश लागू हुई। इसमें क्या करा गया 300 कैलोरीज 8 से 12 किलोग्राम प्रोटीन बच्चों को डेली उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे क्या बच्चों का पोषण अच्छा हो सके और क्या उनका नामांकन में वृद्धि हो सके। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका लागू करने का कि जो बच्चे हैं गरीब तबके के वो क्या भोजन की वजह से स्कूल में अपना नामांकन करवा सकें। इसके बाद देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यह योजना 2001 में आरंभ की गई, जिसका लक्ष्य क्या था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता सहित पूरा कराना। क्या बच्चों की जो एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष की यो गुणवत्ता सहित पूरी करवाना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध कराना। अगर मैं आपसे कहूँ कस्तूरबा गांधी में क्या था जो SC ST और ग्रामीण क्षेत्रों की जो बालिकाएं थी उनके लिए क्या आवास यानी घर के साथ शिक्षा उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता वाली शिक्षा तो उपलब्ध करवाना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये एक योजना थी। इसके बाद मूल्यांकन कर लेते हैं हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसके बाद क्या निकलता है निष्कर्ष। विभिन्न सरकारों के प्रयास के फलस्वरूप क्या हुआ जो साक्षरता थी वो 18.3% से बढ़कर यानी कि आज़ादी के समय कितनी 18.3% से बढ़कर 75% से अधिक हो गई है, यानी कि अभी अगर हम देखते हैं तो 75% से अधिक हो गई है। विद्यालयों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है। शिक्षक संख्या आज़ादी के बाद 10 गुना में वृद्धि होगी, यानी शिक्षकों की जो संख्या थी आज़ादी के बाद 10 गुना वृद्धि हो गई। उनकी बालिका शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो धीरे धीरे क्या अपनी अच्छी शिक्षा गुणवत्ता वाली शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में उसने 2020 की जो अपनी नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी है, तो उसकी वीडियो भी हमने लिंक में दे रखी है, उसको भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो सकता है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको भी आप बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए वो प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।